हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। आज है 26 अगस्त 2023 और जैसा कि अपना रूटीन चला आ रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं कि एमसीक्यू देखते हैं और हम पीवाईक्यू लगा रहे हैं 2022। ओके, एंड उसके बाद हमारा ये सीरीज है ए और क्वेश्चन नंबर हम किस पर आ गए 35 तक। ठीक है। सो अब हम थोड़ा-सा चेंज किए हैं इसमें और चेंज क्या है आपके लिए कि आपको ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मिलेगा, ठीक है? हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस मिलेगा और हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चंस होगा और जिस टॉपिक से रिलेटेड होगा, उस टॉपिक को कंप्लीट एनालिसिस करेंगे हम इसी में। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसको हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, ओके? कि बिरसा मुंडा के बारे में दिया है, तो इनको हम कंप्लीट पढ़ेंगे। इट्स तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमारा जो भी टॉपिक होगा वो साथ के साथ तैयार होता रहेगा, चाहे वो साइंस एंड टेक का हो, ठीक है? या फिर आपको आर्ट एंड कल्चर का हो या फिर यू कैन से दैट हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, एनवायरनमेंट का हो, ओके? सो उसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो जैसे कि क्वेश्चंस है हमारे पास, क्वेश्चंस है विद रेफरेंस With reference to history of India, Ulgun or Great Tumult is the description of which of the following events? हिंदी में क्या दिया है? भारत के इतिहास में उल्गुन अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण है? सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द रिवॉल्ट्स 1857, द मपिल्ला rebellion of 1921 and the Indigo revolts of 1859 to 60 and बिरसा मुंडा रिवॉल्ट्स 1899 एंड 19। तो ये हमारा 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, अब मैं आपको इसमें एक चीज बता दूं कि अब जैसे कि आपको उसका आंसर तो पता होगा, चलिए मान लीजिए आपको उसका आंसर पता है, बट आपको और भी चीजें हैं जो इससे इम्पोर्टेंट हैं, उसके बारे में थोड़ी सी साथ के साथ जब आप द हिंदू पढ़ते हैं तो वो आपका रिवीजन तौर पे हो जाएगा। ओके, सो मैंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट की अब आपकी कि इधर आपका इंग्लिश का रहेगा, ठीक है, और नीचे आपका क्या हो जाएगा हिंदी का, और बीच में आपका क्या रहेगा, बीच में रहेगा आपका कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, सो इससे क्या रहेगा कि हम पूरा पढ़ रहे हैं ना, द हिंदू रिवीजन कर रहे हैं, तो उस टाइम हमारा एक क्वेश्चन के साथ उसका जो भी टॉपिक होगा वो रिवीजन हो जाएगा। ओके, सो इसको हम लास्ट में देखेंगे, क्या इसका क्वेश्चन होगा, क्या इसका एनालिसिस होगा। अब हम देखते हैं, सबसे पहले है हमारे पास पीसी। पीसी बोले तो प्रीलिम्स करंट, और शायद कल आपने देखा भी होगा जिस तरीके से मैंने थंबनेल लगाया था, तो उस थंबनेल में अब हम क्या है, ये जो पीसी होता है हमारा, ये पीआईवी एंड इंडियन एक्सप्रेस, ओके, एंड देन द हिंदू, इन तीनों का कंपाइलेशन होता है और इसको मैं टोटल कोशिश करता हूँ कि जो भी आपका सिलेबस से रिलेटेड है उसमें से क्वेश्चंस बन सकता है, तो यहाँ पर मैं उसको पुट करने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। ओके, सो ये आपका तीनों का कंपाइलेशन होता है, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू। तो देखते हैं पहला क्या है हमारे पास, द ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप, यू कैन सी दैट GARDP। इसको क्रिएटेड किया गया किसके द्वारा, WHO के द्वारा। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू टैकल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है उनको टैकल करना और एक्सेलरेट करना, ठीक है, द डेवलपमेंट एंड एक्सेस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर द ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शंस। Okay, it's a work of the GARDP. You can say that the Global Antibiotic Research and Development Partnership. So यहाँ से थोड़ा सा नेम से भी आप निकाल पा रहे होंगे कि एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करता है, उसको डब्ल्यू क्रिएटेड किसके द्वारा किया गया है, WHO के द्वारा। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्स लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इसका क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है, ठीक है, आप लास्ट जब पीवाईक्यू देखेंगे देन यू कैन इजीली फाइंड द आंसर्स एंड क्वेश्चंस। सो हियर इसको एमप्लाट्स को लॉन्च कब किया गया, 1993 में। ये है क्या, ये इट वाज अ स्कीम इन इंडिया, एक्चुअली में इंडियन स्कीम है, ओके, दैट अलाउ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू रिकमेंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन यूजिंग ए डेजिग्नेटेड फंड्स। कुल मिला के ये है कि जो भी एमपी होते हैं उनको कुछ फंड दिया जाता है, हर साल में 2 बार दिया जाता है, और उन फंड को उनका वर्क होता है एससी और एसटी के जो भी एरिया है वहां पे उनको खर्च करना। सो यहाँ पे दिया प्रोविजन है, देख लेंगे, लगभग आपका 5 करोड़ ईच ईयर इन 2 इंस्टॉलमेंट ऑफ द रुपीज 2.5 करोड़, यानी कि इंस्टॉल 2.5 इंस्टॉलमेंट में 2 टाइम्स पेमेंट मिलता है, और टोटल पेमेंट कितना मिलता है, टोटल पेमेंट मिलता है 5 करोड़। ओके, उसको रिकमेंडेड किया जाता है एटलीस्ट 15% जो है, और 7.5% एम्प्लॉयर्स है। ये एससी के लिए 15%, यू कैन से दैट, यानी कि जहाँ एससी होंगे वहाँ 15% एम्प्लॉयर में से खर्च होगा,
और जहाँ एसटी होंगे वहाँ लगभग 7.5% आपका खर्च होगा। ओके, उसके बाद फंड्स की बात करते हैं, ये नॉन लैप्सेबल है, मतलब ये लैप्स नहीं होता है। ओके, इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम्स, इट्स इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी ऑफ द एम्प्लॉयर्स। तो एम्प्लॉयर्स में आपको समझना क्या है, मैं थोड़ा सा आपको एक बार और रिवीजन के तौर पे करा दूं कि एम्प्लॉयर्स एक्चुअली में इंडियन स्कीम में कब आई, 1993 में आई। और इसका वर्क क्या होता है कि भाई जो भी एस सी एस टी हैं, या यू कैन से दैट जो उसकी एमपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस एरिया में उसको क्या करना है, कुछ भी प्रोजेक्ट जो है उन पे इम्प्लीमेंटेशन करना है। ओके, और उसके बाद जो पेमेंट मिलता है वो 2.5 करोड़ मिलता है, 2 इंस्टॉलमेंट में मिलता है, और टोटल कितना 5 करोड़ मिलता है। और लगभग साढ़े अ, स लगभग 7.5% जो है वो आपका एसटी के लिए और 15% आपका एससी के लिए, नॉन लैप्सेबल है, और मिनिस्ट्री आपको पता ही है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब चंद्रयान का जो रिमेनिंग पार्ट था, अब तक हम लगातार 3 दिन से अपने पीसी में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे चंद्रयान 3 को। तो चंद्रयान 3 का अब जो बचा हुआ हमारे पास रिमेनिंग पार्ट्स है, उसको थोड़े से हम देखने की कोशिश करेंगे। सो देखते हैं लैंडर पेलोड्स। तो लैंडर आप समझ गए होंगे कि लैंडर का मतलब, देखिए मैंने कल आपको फिगर इस तरीके से बनाने की कोशिश की थी कि ये आपका मान लीजिए प्रोपल्शन मॉड्यूल्स है, और इसमें आपका ये लैंडर है, और इसी में आपका क्या है, रोवर है। क्लियर है? सो इसमें एक है आपके पास रैम्पा एलपी, यू कैन से दैट लैंगम्यूर्स प्रोब्स। ये 3 पेलोड्स आप देख लेंगे जो लैंडर पेलोड्स हैं, कौन-कौन से हैं? देखिए मैं उनको बता दूँ। एक है रैम्पा एलपी, और एक है चास्टे, और एक है इल्सा, ठीक है? ये तीनों, अब आपसे क्वेश्चन जब बनेगा ना, तो पेयरिंग में बन सकता है, इसलिए मैंने इसको ना सॉल्व कराने की पूरी-पूरी कोशिश की है कि कुछ भी चीज़ आपकी छूट नहीं जाए। जैसे लैंडर पेलोड इसमें आपसे पूछ लिया जाए, और या फिर मान लीजिए एक और दिया है, जैसे आपके लिए दे दिया जाए लिप्स। अब ये 4 ऑप्शन आपके दे दिए गए क्वेश्चन इस बेस पे बन गया आपका कि जो लैंडर पेलोड्स हैं, आप समझते रहना जिस तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पेलोड्स, ठीक है? तो इसमें आपके लिए फर्स्ट दे दिया, जैसे ये दिया है रैम्पा, ठीक है? सेकंड दे दिया आपका चेस्टे, ठीक है? और थर्ड आपका इल्सा दे दिया। अब आपसे, और ये लिप्स दे दिया। अब आपसे ये पूछ लिया गया कि इनमें से कौन-सा जो है आपका लैंडर पेलोड्स में आता है। तो ओनली पेयर 1, 2, 3, तो वी आर कन्फ्यूज्ड। हमें बस इतना पता करना है कि कौन-सा पेलोड्स किसमें आता है, पहले तो हमें इतना क्लियर होना चाहिए। साइंटिस्ट तो हम नहीं बन पाएँगे अभी, क्योंकि हमें यूपीएससी एस्पिरेंट है, सो आईएएस बनना है लास्ट में। ओके, सो देखने की कोशिश करते हैं कौन-कौन से हैं अपने रैंपा एलपी, ठीक है? थोड़ा-सा इसको ज़ूम कर लेता हूँ, तो आपको क्लियर होगा क्वेश्चन किस बेस से बनेगा, और क्वेश्चन को पूछने के चांस क्या रहेंगे, है ना? तो उसी हिसाब से मैंने इसको कराने की पूरी कोशिश की है। सो देखते हैं क्या है। अब है हमारे पास, ठीक, ये जो है आपकी, ये मेज़र करेगा सरफेस के पास जो भी प्लाज़्मा, यू कैन से दैट आयन्स एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उनको ये मेज़र करने का काम करेगा, क्या? रैंपा एलपी। उसके बाद चेस्ट यानी कि चंद्रास सरफेस सॉरी, चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, ठीक है? चंद्रा सरफेस, तो फुल फॉर्म आप याद हो पाए तो ठीक है, सफिशिएंट है, बट आपको याद रखना है कि ये रैंपा, ये भी आपका लैंडर्स है, और चेस्ट की बात करेंगे तो ये चंद्र सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट। तो ये क्या करेगा, टू कैरी आउट द मेजरमेंट ऑफ द थर्मल प्रॉपर्टी जो भी होंगी लूनर सरफेस नियर द पोलर रीजन। तो पोलर रीजन में जो लूनर सरफेस है, वहां पे जो भी यू कैन से दैट थर्मल प्रॉपर्टीज होंगी उनको मेजरमेंट करने का काम करेगा चेस्ट। उसके बाद इल्सा आ जाता है, ये भी आपका लैंडर है, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। तो यहाँ से तो आपको सीधा-सीधा हिसाब लग रहा होगा कि ये सिस्मिक एक्टिविटी को क्या करेगा, इंस्ट्रूमेंट्स करेगा, ठीक है? सो देखते हैं, टू मेजर द सिस्मिक एक्टिविटी अराउंड द लैंडिंग साइट। जो भी लैंडिंग साइट होगी, है ना? किसकी? लैंडर मॉड्यूल्स की। तो उसको ये उसमें वहाँ उसके आस-पास जो भी सेस्मिक एक्टिविटी होंगी, उनको ये मेजरमेंट करने का काम करेगा। ओके? अच्छा, उसके बाद देखते हैं हम, रोवर पेलोड्स के 2 हैं, ये मैंने कल आपको कराया था, ये दोनों ही कैमरा है, यू कैन सी दैट। सो लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आई एम श्योर कि अगर इसका क्वेश्चन बना तो आप ये कन्फ्यूज़ थोड़ा-सा हो सकते हैं, इसलिए मैंने इसको ना रिमेनिंग पार्ट करके करा दिया। हालाँकि मैं इस जगह बॉडी कराता था, पर मैंने आज बॉडी ना करा के ये कराया है कि आपका क्वेश्चन मे बी बन सकता है, पॉसिबल है। क्योंकि देख रहा हूँ लगातार 15-20 दिन, लगभग 2 महीना होने वाला है, चंद्रयान 3 इतना न्यूज़ में है, क्योंकि हम वर्ल्ड्स के पहले ऐसी कंट्री बने हैं जो लूनर साउथ पोल पर पहुँचे हैं। ठीक है? तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं, रोवर पेलोड्स की बात करेंगे तो इसमें लिप्स होता है। लिप्स बोले तो लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप।
सो ये क्या करेगा टू डिटरमाइन करेगा द एलिमेंटल कंपोजिशन, जो भी एलिमेंटल कंपोजिशंस होगी उनको डिटरमाइन करने का काम करेगा कौन? लिप्स। लिप्स यू कैन से दैट लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। सो एज लाइक द एलिमेंटल कंपोजिशन, जैसे मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, पोटेशियम है, सोडियम है, ठीक है, टाइटेनियम है, आयरन है, ऑफ द लूनर सोइल। सो इट्स लाइक द एलिमेंटल कंपोजिशन को डिटरमाइन करने का काम कौन करेगा? लिप्स, ठीक है। आप कह सकते हैं कि मेंडलीव की जो भी आवर्त सारणी है, अगर उसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको यू कैन से दैट डिटरमाइन करने का काम कौन करेगा? लिप्स। कहाँ पर? ये हम देख रहे हैं चंद्रमा के साउथ पोल पर। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा एपेक्स। इसको मैंने पढ़ाया था आपको, इसका मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया, आप देख लेंगे वो क्लियर हो जाएगा विद पिक्चर एंड कैमरा। सो अल्फा पार्टिकल्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ये इनहांस करेगा हमारी अंडरस्टैंडिंग को ऑफ लूनर सरफेस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोपल्सन मॉड्यूल पेलोड्स, तो इसकी बात करते हैं। ये इसमें होगा सेप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिप्स और एपेक्स आपको याद रखना है, ये किसके पार्ट्स हैं? ये हमारे पार्ट्स हैं रोवर के। क्लियर है? रोवर, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, ये आपका मान लीजिए प्रोपल्सन मॉड्यूल्स है, यहाँ पे लैंडर्स है और ये रोवर्स है। तो ये जो रोवर्स है इसके दो पार्ट्स हैं, कौन कौन से? एक लिप्स, ठीक है, और एक है आपके पास क्या? अपेक्स। क्लियर? इसमें कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। उसके बाद प्रोपल्सन पेलोड्स की बात करेंगे तो उसमें सेप है। इसका काम क्या होगा? स्टडी द स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्रिक प्लैनेट अर्थ नियर द, है ना यार? तो इसका काम क्या होगा? ये सेप जो है ये स्टडी करेगा स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्रिक की, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो आपको ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी ही है, क्योंकि क्वेश्चन जब बनेगा तो वी आर कंफ्यूज्ड, है ना, कि कहाँ से ये क्वेश्चन उठा लिया गया। तो आप सोचेंगे कि इतना तो नहीं पढ़ना था हमको। अच्छा, आगे देखते हैं फिर हम क्या है, फिर हम आ जाते हैं अपने फ्रंट पेज पर। तो फ्रंट पेज में हमारे पास क्या है? सुप्रीम कोर्ट शिफ्ट 27 केसेस इन अ मणिपुर टू असम। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि 27 जो केसेस हैं मणिपुर के, वे वो शिफ्ट कर दिए हैं किसको? असम को। अच्छा, देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट गुवाहाटी की बात है ना? तो सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी को एक्चुअली में जो चीफ जस्टिस है वहाँ के, यू कैन से दैट संदीप मेहता, उनको नॉमिनेट किया और बोला कि भाई एक और जुडिशियल ऑफिसर बनाओ वहाँ पे असम में, जो चार्ज ले इसका जो भी ट्रायल प्रोसेस हुए हैं। 27 केसेस रिलेटेड टू है एथनिक वायलेंस, कहाँ पे? मणिपुर में। तो मणिपुर में जो भी 27 केसेस हुए हैं, है ना, जो एथनिक वायलेंस को लेकर हैं, तो उसके लिए एक और आपका क्या बनना चाहिए? यू कैन से दैट जुडिशियल ऑफिसर, ठीक है, तो वो उसको दिखेगा। सो और इसमें जो क्राइम हुए हैं अगेंस्ट वुमेन, चिल्ड्रंस, और ट्रांसफर टू सेंट्रल, और इनको ट्रांसफर कर दिया जाए किसको? सीबीआई को। सो हमारे लिए पढ़ने के लिए इसमें से क्या है? बॉडी ऑफ द सीबीआई, what is the CBI? CBI is a very important for us and which are related to our syllabus. So इसको इसमें हमें सीबीआई को बहुत अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्या है? थ्री जज बेंच जिसको हेड कर रहे हैं अपने सीजीआई इनके डीवाई चंद्रचूड़। और मैं बताऊं इनकी एक खास बात है कि जब मणिपुर में वायलेंस हुआ था तो इन्होंने डायरेक्ट इंटरवेंट करने की बात की थी एंड काउंटर करने की बात की थी मणिपुर को। और डायरेक्ट बोला था, अल्टीमेट दिया था कि अगर आप जो भी नेक्ड मार्च कराया गया बाय द वुमेन्स, अगर आप उसमें एक क्लियर कट नहीं करते हैं, देन इसमें डायरेक्ट इंटरवेंट करेगा सेंटर सुप्रीम कोर्ट। ओके, सो इसी तरीके से ये थोड़ा-सा इनके जो एक्शंस होते हैं ना बहुत ज़्यादा यू कैन से दैट एक्टिवली होते हैं। ओके, ओके। सो इसमें हमें पढ़ना क्या है? हमें निकालना है इसमें सीबीआई। सीबीआई निकालने की कोशिश करते हैं तो ये हमें समझ में आ गया एक्चुअली में क्या है ना कि जो वही 27 सीबीआई केसेस हैं, जो मणिपुर में हुए थे, उनको एक्चुअली में शिफ्ट कर दिया जाए। और इसके लिए एक और यू कैन से दैट जुडिशियल लिए, ठीक है? सम जो टैकल करेगा इन चार्जों को लेके। सो हम थोड़ा-सा सीबीआई को, ये इंडियन पॉलिटी की मैंने पूरी बुक्स है जिसका मैंने फुट लगा दिया है। देखते हैं क्या है। द सीबीआई, यू कैन से दैट सीबीआई वाज़ सेट अप इन 1963। सबसे पहले आपको इतना समझना है। बाय द रेज़ोल्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो कौन सी मिनिस्ट्री थी? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। आपको इतना समझ लेना है, ठीक है? कब? 1963 में, ठीक है? लेटर इट वाज़ ट्रांसफर्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड, ये उसके बाद ट्रांसफर किसके कर दी गई? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल को। नाउ इट एन्जॉय द स्टेटस ऑफ अटैच्ड ऑफिस। अब ये क्या कर रहा है? ये एन्जॉय कर रहा है स्टेटस किसका? अटैच्ड ऑफिस का। पहले ही मिनिस्ट्री कौन सी थी? होम अफेयर। उसके बाद ट्रांसफर कर दी गई मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के। उसके बाद अब ये क्या है? पीएमओ के अंडर आता है आई थिंक, ठीक है? द स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। ओके, सेट अप इन 1941 वाज आल्सो मर्ज्ड विद द सीबीआई। अब देखिए
एक चीज और मर्ज की गई है सीबीआई में, वो है स्पेशल पुलिस स्टेबलाइट में, ठीक है। ये भी क्या कर दी गई है हमारी इसमें, मर्ज कर दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टेबलाइजमेंट ऑफ द सीबीआई वाज रिकमेंडेड बाय द संथानम कमेटी। तो सबके लिए एक क्वेश्चन तो यही बन जाएगा। सबसे पहले ये बनेगा कि ये कब हुई, 1963 में। किस कमेटी के द्वारा इसको यू कैन सी दैट रिकमेंडेड किया गया, तो संथानम कमेटी के द्वारा, ठीक है। द प्रिवेंशन करप्शन 1962 टू 64, द सीबीआई इज नॉट स्टैट्यूटरी बॉडी। एक और पॉइंट मिल गया। संथानम कमेटी 1963 ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। इट ड्राइव्स इट्स पावर फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टेबलाइजमेंट 1946। तो ये अपनी पावर कहाँ से ड्राइव करती है, दिल्ली पुलिस, दिल्ली स्पेशल पुलिस, ठीक है, डीएसपी, यू कैन सी दैट। तो ये अपनी पावर जो है कहाँ से ड्राइव करती है, डीएसपी से, 1946 के थ्रू। संथानम कमेटी के थ्रू आई, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। क्लियर कट है। तो मैं आपका रिवीजन कराता चलता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, सीबीआई CBI is the main investigating agency of the central government. Clear cut. It play an important role in the prevention of the corruptions and maintaining integrity and administrative. It also provides assistance to the Central Vigilance Commission and Lokpal. So it's very important. ये हमें assistance provide करती है किसको, CBC को। CBC बोले तो यानी कि यहाँ पे देखिए CBC बोले तो सेंटर विजिलेंस कमीशन एंड लोकपाल आपका, ये आपका इसको भी क्या करती है, असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द नेचर एंड केस इन्वेस्टिगेशन बाय द नेशनल एनआईए और सीबीआई। इन दोनों में क्या होता है, इनके जो भी इन्वेस्टिगेशन यू कैन से दैट होते हैं, वो नेचर में कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। द एनआईए हैज बीन कंस्टिट्यूट आफ्टर द मुंबई टेरर अटैक 2008। अब चलिए ये क्वेश्चन बन जाएगा कि एनआईए कब आपकी कॉन्स्टिट्यूट हुई, 2008 में, जब मुंबई अटैक हुआ, ठीक है। बट आपकी सीबीआई पहले हुई है कब, 1963 में। देख रहा ना, बहुत पहले है, 1963। ओके। उसके बाद करते हैं, मेनली फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द इंसिडेंट ऑफ टेररिस्ट अटैक, फंडिंग ऑफ टेररिज्म एंड अदर टेरर रिलेटेड क्राइम, वेयर द सीबीआई इन्वेस्टिगेट क्राइम ऑफ, जैसे करप्शन है, इकोनॉमिक ऑफेंस है, सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अदर देन टेररिज्म। सो देखिए थोड़ा सा इनमें अंतर है, उनको देखने की कोशिश करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनआईए क्या देखेगा, ये इन्वेस्टिगेट करेगा, जैसे आपका है टेररिज्म, टेररिस्ट अटैक, ठीक है, फंडिंग ऑफ टेररिस्ट, ठीक है। उसके बाद है आपका अदर टेरर, कुल मिला के टेररिस्ट से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी उनको कौन देखेगा, एनआईए। बट सीबीआई क्या करेगा, ये आपका क्राइम ऑफ द, जैसे करप्शन हुआ है ना, इकोनॉमिक ऑफेंस है, सीरियस एंड ऑर्गेनाइज क्राइम अदर देन टेरर, इन सबको कौन देखेगा, सीबीआई। सो हमें थोड़ा सा, मैं आपको एक लाइन में बताने की कोशिश करूंगा कि सीबीआई की सबसे पहली बात यह है कि ये कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ, 1963 में। ओके। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है नहीं, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। दूसरी बात ये, इसको रिकमेंडेड किसके द्वारा किया गया, संथानम कम्युनिटी के द्वारा। ओके। स्टेबलाइज कब हुई है, 1963 में, एज कंपेरिजन टू द, अगर हम करते हैं किससे, एनआईए से, तो एनआईए से बहुत पहले ये स्टेबलाइज हुई थी। ओके। उसके बाद ये असिस्टेंट भी प्रोवाइड करता है किसको, सीबीसी को एंड लोकपाल को। क्लियर कट हो गया यहाँ तक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है, ट्रावर्सेस 8 मीटर्स ऑन द मून्स। अच्छा, अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको उसको बताने की कोशिश करूँ। हमारा प्रज्ञान जो रोवर है वो 8 मीटर आगे जा चुका है, ठीक है। कहाँ से, जो लैंडर था अपना, ठीक है, वहां से लगभग ये आपका प्रज्ञान जो है रोवर है वो लगभग 8 मीटर आगे जा चुका है। यानी कि ट्रावर्स, यू कैन सी दैट, इससे पार करना है, हिंदी में कहें तो, ठीक है। तो नाउ का देखते हैं, इसरो एक्चुअली में सक्सेसफुली ट्रावर्स डिस्टेंस ऑफ द अराउंड 8 मीटर ऑफ द लूनर सरफेस, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके बाद इसरो रिलीज 2 वीडियो, प्रज्ञान की उसने 2 वीडियो रिलीज की। उनमें से एक वीडियो जो है आपका, उसमें ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि जो विक्रम लैंडर है चंद्रयान 3 का, इसने एक सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है नियर द साउथ पोल, ठीक है। और जो फर्स्ट वीडियो में ये भी था कि आपका रोलिंग आउट किस तरीके से हो रहा है ये ऑन टू दी सरफेस, ठीक है। दिस वीडियो वाज कैप्चर बाय द लैंडर इमेज कैमरा, यानी कि LIC के थ्रू, ठीक है। इसके थ्रू इसको क्या किया गया, कैप्चर किया गया। उसके बाद सेकंड वीडियो जो आई थी उसमें ये दिखाने की कोशिश की गई कि इसको किस तरीके से डिप्लॉय किया गया है, ठीक है। और डिप्लॉय करने के बाद ये आपका इसके जो सोलर सोलर पैनल हैं वो भी आपके क्या हुए हैं, डिप्लॉय हुए हैं,
ठीक है, सेकंड वीडियो में। सो अब तक 2 वीडियो हमें प्राप्त हो चुकी हैं, किसकी? चंद्रयान 3 की। और चंद्रयान 3 पे एक तो रोवर हमारा रोल आउट हो चुका है फ्रॉम द लैंडर्स, एंड देन 8 मीटर वो ट्रावर्सेस है, ठीक है? उसके बाद बस इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बाद बाकी तो हम इसको पढ़ ही चुके थे बहुत अच्छी तरीके से, चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है, कमेंट बॉक्स में इट्स योर ड्यूटी, कि चंद्रयान फर्स्ट, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड्स इनकी लॉन्चिंग डेट क्या है, उसके बाद इनके लॉन्चिंग व्हीकल व्हीकल क्या है, लॉन्चिंग व्हीकल, ये दोनों मुझे बता दें, लॉन्चिंग डेट क्या है इनकी और लॉन्चिंग व्हीकल क्या है। इट्स योर ड्यूटी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ भाई, फिगर आप याद रखेंगे, इसका नाम है वुमेन पार्टिसिपेट इन ट्यूग ऑफ वार ऑन द फाइनल डे ऑफ द ला दारचा फेयर। देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ला, क्योंकि ये बाई चित्र दिया है, फ्रंट पेज पे दिया है। ये आपका बनता है लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में, बस। तो ला दरचा फेयर जो है ना, वो आपका काम बनता है, वो है आपका लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम देखते हैं क्या है हमारे लिए, ये रहा 28 फीट नटराज स्कल्पचर फ्रॉम तमिलनाडु टू ग्रेस G20 वेन्यू इन दिल्ली। एक्चुअली में क्या है कि G20 की जो समिट होनी है दिल्ली में, आई थिंक 8 से 9 सितंबर एक्सपेक्टेड है, तो उसी के लिए तमिलनाडु से एक नटराज की स्कल्पचर को भेजा गया है दिल्ली के लिए। उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल्स है, और इस स्टैच्यू पे लगभग 10 करोड़ का खर्चा आया है, ठीक है। और थोड़ा-सा मैं बता दूँ, इसमें ये अष्ट धातु की बनी हुई है। अब आपके लिए पढ़ने के लिए वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि नटराज क्या है और अष्ट धातु क्या है? तो मैं आपको थोड़ा-सा इसी से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। देखते हैं हम अष्ट धातु क्या होती है। अष्ट धातु में देखिए आपको क्या-क्या मिलेगा। अष्ट धातु में मिलेगा आपको गोल्ड, सिल्वर, लेड, कॉपर, टिन, मरकरी, आयरन, जिंक। क्लियर हुआ आपका? सो आपको कौन-कौन सा मिला? देखिए आपको ये तो आपने सोना-चांदी तो आपने याद ही पड़ा होगा, सोना, चांदी, तांबा, है ना? तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ये 3 आपको मिल गए। उसके बाद अब आप चेहरा किसमें देखते हैं? शीशे में, तो आपको याद रखना ये लेड है, ठीक है? आप फिर आपके लिए टिन, है ना? टिन एक हो गया, एक मरकरी हो गया, एक आयरन हो गया, एक जिंक हो गया। अब देखिए थोड़ा-सा मैं इसको आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ कि भई 8 धातुओं वाली बात है, तो एक आयरन मैन है। आयरन मैन है, और आयरन मैन में तो कॉमन सी बात है कि वो 8 धातुओं से ही बना होगा, तो एक आयरन मैन है, ठीक है? Fe आपको याद रखना है। अच्छा, अब उसने क्या कर रखा है भई, उसने जो है जिंक का कैप्सूल खाया, ठीक? और उसने सिल्वर, वही एक हम डायरेक्ट बोल देते सोना-चांदी और तांबा, सोना-चांदी, तांबा ये 3 चीज़ें हमें मिल गई, तो गोल्ड यानी कि ठीक है, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, ठीक? उसके बाद अब क्या करता है वो, कि भाई जिस घर में रहता है ना, तो वहाँ टीन पड़ी हुई है, ठीक है? और उसके बाद जिस शीशे में वो फेस दिखता है, वो लेड बोलते हैं, ठीक है? और घड़ी जिसकी बाँधता है, वो किसकी है? मरकरी की। और उसके बाद बस हो गया धातु, तो क्लियर कट है। यहाँ तक आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं इसको, जो मैंने आपको बताया। और आप कुल मिला के क्या करेंगे, इस अष्ट धातु की इसको लिख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपसे बना कि अष्ट धातु में कौन-कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो उसने 4-5 एलिमेंट्स आपको दे दिए, और बीच में मान लीजिए आपको पोटेशियम दे दिया, कैल्शियम दे दिया, सोडियम दे दिया, तो आपको इतना याद होना चाहिए कि भई ये नहीं होती है अष्ट धातु में ये होते हैं, ये हमें याद ही करने हैं। अच्छा, जो जिस इस स्टैच्यू की अगर हम बात करें, तो ये भारत मंडपम जो कि प्रगति मैदान में, वहाँ पे इसको क्या किया जाएगा, स्टेबलाइज़ किया जाएगा। अच्छा, अब देखिए भारत मंडपम मैंने आपको पढ़ाया था, इसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताने की कोशिश की थी, भारत मंडपम, और इससे एक्चुअली में ये अर्लीस्ट पार्लियामेंट थी, उसी के नेम पे इसका नाम रखा गया, भारत मंडपम, ठीक है? और उससे पहले इसका नाम था अनुभव मंडपम। तो आप ये थोड़ा-सा क्या करेंगे, इसको लास्ट वाली वीडियो में जाके देख लेंगे, तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा। क्लियर कट है यहाँ तक? तो अब हमें देखना है कि जो नटराज हमारी स्कल्पचर है, उसको हमें देखना है, और इसके बारे में हमने समझ लिया कि ये किस तरीके से स्टेबलाइज़ की जा रही है दिल्ली में, ठीक है? और अष्टधातु की बनी हुई है, लगभग 10 करोड़ रुपए का खर्चा इसमें आ रहा है। सो देखते हैं हम क्या है। देख रहे हैं कितना अच्छा फिगर लग रहा है ये। सो नटराज, थोड़ा उससे पहले मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको और जल्दी क्लियर हो जाए, ठीक है? तो नटराज एक्चुअली में ये है किसके लिए? आपके लिए अब एक क्वेश्चन और बन जाता है कि इसका क्वेश्चन आ चुका है, ये पूछा गया था कि नटराज जो है वो किस टाइम पीरियड में बनी थी? तो चोला, ठीक है? अच्छा, इसमें क्या है, शिवा एन अवतार एज ए नटराज, लॉर्ड ऑफ डांस, ये कब है? 1000 आपकी ब्रोंज। अच्छा, इसमें क्या है देखिए, कोबरा हेड्स फ्रॉम द एंड ऑफ हिज हेयर, इस तरीके से आप ये अभी देख रहे हैं, ये आपको कोबरा मिल जाएंगे, ठीक है? एंड स्टैंड इन परफेक्ट बैलेंस, ये परफेक्ट बैलेंस है। एम्बॉडीमेंट ऑफ कॉस्मिक एनर्जी,
कॉस्मिक एनर्जी समझते हैं आप, मतलब यूनिवर्स की एनर्जी। येट बैलेंस पोज कंटेन द कंसेप्ट ऑफ इटर्नल स्टाइलेंस। मल्टीपल आर्म्स इसमें दिखाई गई, इसका मतलब मल्टीपल आर्म्स जो हमें दिख रही हैं, इसका मतलब क्या है, पावर। तीन जो आंख है, 1 2 3, इस थर्ड आईज का मतलब है डिवाइन विजडम्स। फार राइट हैंड, जो आपको राइट हैंड में हैंड मिलेगा, ये हर्जलेस एंड सेफ ड्रम्स क्रिएशन एंड पासिंग ऑफ द टाइम्स। सेकंड राइट हैंड टर्म, जो सेकंड वाला हमें मिलेगा उसको तो हम नीचे देख लेंगे अभी। इसमें कोएट्स स्नैक रजिस्टर को दिखाया गया, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं सेकंड राइट हैंड, इसमें मुद्रा जो सिंबल ऑफ द प्रोटेक्शन की बात करते हैं। फार लेफ्ट की बात करते हैं, ये फ्लेम डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं। अदर लेफ्ट हैंड की बात करेंगे, पॉइंट टू रेस्ट फ्रॉम द राइट। अब देखिए ये चीज आपको समझ ली, बट इसको क्या है ना, ये थोड़े से इसके पार्ट्स बटे हुए हैं, बट इसमें से आपको बुक क्लियर हो जाएगा क्या है क्या नहीं है। तो देखते हैं। शिवा रिप्रेजेंट द apocalypse and creation as he danced away the illusionary worlds of the Maya, transforming into the power and enlightenment. They symbolize of the Shiva Nataraj is a religious and art and science merged as one of them. अच्छा, अच्छा, इसी तरीके से शिवा का जो तांडव की बात करते हैं ना, जब उन्होंने तांडव किया था ना, वो डेथ ऑफ सती यानी कि सती की डेथ पे किया था। और इसी तरीके से कृष्णा ने भी तांडव किया था। जो लॉर्ड कृष्णा है उन्होंने भी तांडव किया था, वो किया था सरपेंट कालिया, ठीक है। और उसी तरीके से इंद्र ने भी तांडव किया था, वो किया था जब तीर्थंकर जो आपके जैन ऋषभ देव थे, इनके बर्थ पर तांडव किया था। तो इसी टाइप की ये है। अच्छा, अब देखते हैं क्या है इसमें। देखिए, The dance, the Nataraj, the Nataraj dance within the universe of illusions. The lack of his hair stand out in many stands as a wills around the dancing frenzy. ठीक है। उसके बाद अनकैम्प्ड हेयर्स हैं, द स्नैक्स हैं। उसके बाद गॉडेस ऑफ द ये आपके गैंग्स हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जो आप क्रिसेंट्स मून्स भी देखेंगे यहाँ पे, है ना, इस टाइप को मून्स भी देखेंगे। फायर भी देखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आप लेग्स ऑफ नटराज है, ठीक है। उसके बाद डमरू भी देखेंगे आप यहाँ पे, ठीक। उसके बाद क्या है हमारा, या नटराज, ये थोड़ा सा वो दिया उसके बारे में, सिंबलाइज की बात करते हैं। सो नटराज इज ए रिलीजियंस आर्ट एंड साइंस मर्ज एज वन ऑफ द गॉड्स एंडलेस डांस ऑफ द क्रिएशंस, preservation restrictions and paired grasses in hidden a deep understanding of the universe। ठीक है, तो उसी के लिए रिगार्डिंग है ये डांस, जो है किसके रिगार्डिंग है, यूनिवर्स के रिगार्डिंग है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा चलते हैं हम, क्या है हमारे पास। देखिए, इसको मैं अगर मैं बताने की कोशिश करूँ ना, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ज्यादा क्लियर होता है। जैसे ये देख रहे हैं आप, इतना तो आपसे डीपली नहीं जाएगा, इतना मुझे पता है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो वो ज्यादातर आपके हार्डलाइन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और क्वेश्चन ये भी कह सकते हैं आप कि क्वेश्चन जब बनता है इस टाइप का, तो पहले तो ये कि किस डायनेस्टी में था और किस डायनेस्टी ने के टाइम पे इसको, यू कैन से दैट, इसका उद्भव हुआ या जो भी है। तो देखते हैं क्या है यहाँ पे। थोड़ा सा मैं एक बार और क्लियर कर दूं, ये आपको थोड़ा सा ये देख लेना जरूर। मल्टीपल आर्म्स का मतलब है पावर है, थर्ड आई का मतलब क्या है, डिवाइन विजडम है। और जो फार राइट हैंड है आपका, ठीक है, ये आपका क्या दिखाता है। और सेकंड राइट हैंड आपको कितना मिलेगा, दो मिलेंगे, ठीक है, ये रहे। और दो ही आपको लेफ्ट हैंड मिलेंगे। तो जो आपका यू कैन से दैट है, यहाँ पे मिलेगा। और सेकंड वाले में मिल जाएगा आपको कोइल्ड स्नैक्स मिलेंगे और रीजनरेशन की बात होगी। और सेकंड राइट हैंड, ठीक है, इसमें मुद्रा सिंबल ऑफ द प्रोटेक्शंस। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड की बात होगी, ठीक है, तो ये दोनों देख लेंगे आप। राइट फुट है, अब राइट राइट पैर की भी बात होगी, और राइट आपकी यू कैन सी दैट राइट और लेफ्ट दोनों फुट की बात होगी। तो राइट वाला आपका क्या दिखा रहा है, राइट फुट आपको दिखाएगा क्रैसेस पर्सोनिफिकेशंस ऑफ द इग्नोरेंस। और सर्किल ऑफ द फायर्स क्या दिखा रहा है, ये स्टेप की आग जल रही है, ये आपका दिखा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स एंड इट्स डिस्ट्रक्शन। यानी कि जो यूनिवर्स है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा और क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा। तो इस टाइप से ये चीजें दिखा रहे हैं, ठीक है, तो उसको एक बार आप देख लेंगे। अब ना नेक्स्ट चलते हैं फिर हम। नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास, व्हाई डिड चंद्रयान 3 लैंड ऑन द नियर साइड ऑफ द मून। ये नियर साइड ऑफ द मून है, ना कि फार साइड ऑफ द मून। अब आपसे एक क्वेश्चन यहीं पे और बन गया। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फार साइड है या नियर साइड है, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये पता कैसे चला कि ये आपकी डार्क साइड ऑफ द मून है। तो इसको सबसे पहले 1959 की बात थी, इसका एक फोटोग्राफ लिया गया था बाय द सोवियत स्पेसक्राफ्ट लूना 3 के द्वारा, ठीक है। और इस और एक और चीज थी, सोवियत एकेडमी साइंस रिलीज ने जो सोवियत एकेडमी है, उसने साइंस में रिलीज किया था एटलस को।
इस इमेज को, ठीक है? तब हमें पता चला था कि ये जो है ना आपका शैडो एरिया है, किसका? मून का। उसके बाद एक एस्ट्रोनॉट्स की बात करें तो अपोलो 8 मिशन जो कि 1968 में मतलब 1 साल पहले सोवियत यूनियन से पहले गया था, बट द फर्स्ट ह्यूमन टू सी द फार साइड ऑफ द मून। तो फार साइड ऑफ द मून देखने वाला पहला जो था वो था अपोलो 8 1968 वाला। क्लियर कट है यहाँ तक? तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमें फोटो के बारे में पता कैसे चला कि भाई ये जो है आपका डार्क साइड है, के बारे में हमें जानकारी तो मिल गई। अब हमें क्या करना था भाई? अब हमें यहाँ पर पहुँचना था क्योंकि यहाँ पर कोई भी पहुँचा नहीं था अब तक, ठीक है? पूरे वर्ल्ड की अब बात करें तो फ़ोटो तो हमें मिल गई बट इसके बारे में हमें पता चल गया, ठीक है? और यहाँ पहुँचना था। सो देखते हैं, अगर हम बात करें व्हाट वर द मून्स फार साइड एंड नियर साइड एंड डार्क साइड, तीनों की साइड की बात करिए तो देखिए नियर साइड की अगर मैं बात करूँ, तो ये जो पोर्शन है ना लगभग 60% इसका विजिबल रहता है, ठीक है? नियर साइड का। इसलिए इसको नियर साइड बोला जाता है ऑफ द मून्स। इट ऑलवेज द सेम, इसकी जो साइड होती है वो हमेशा सेम रहती है, विजिबल रहती है फ्रॉम द अर्थ, बिकॉज़ जो मून होता है वो सेम टाइम रोटेट करता है अबाउट द एक्सिस एज़ इट डज़ द सर्कल अराउंड द अर्थ। जिस तरीके से अर्थ कर रही है, ठीक है, रोटेट उसी तरीके से क्या कर रहा है? मून कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि ये चीज़ यहाँ पर है, जिस तरीके से ये रोटेट करेगी, ये घूमेगी, तो उसके साइड वाला भी ये भी इसके साथ घूम रहा है, तो इसका कॉमन सी बात है 60% तो हमें दिखेगा ना, ठीक है? क्लियर कट हो गया यहाँ तक? उसके बाद न्यू मून और व्हेन द मून इज इनविजिबल, जब कोई नया मून या फिर मून अगर इनविजिबल हो जाता है फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, पैसेज ऑफ द टाइम्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फार साइड ऑफ द मून्स, ठीक है? यानी कि ये एक्चुअली में फार साइड हो गई। और डार्क साइड की बात है कि ये डार्क साइड ओनली द सेंस दैट वाज मिस्टीरियस एंड वेरियस टॉपोग्राफिकल फीचर्स हिडन अब तक हमसे छुपा हुआ था, जिसको लूना 3 ने, जो कि आपका सोवियत स्पेसक्राफ्ट था, उसने इसका फोटो लिया था 1959 में, और इसको पब्लिश किया गया था इन एटलस बाय द सोवियत एकेडमी ऑफ द साइंस, ठीक है? और एस्ट्रो अपोलो के द्वारा मैंने आपको बता दिया था जो 8 है, उसने 1968 में पहली बार ह्यूमन यू कैन से दैट ह्यूमन ने फार साइड ऑफ द मून को देखा, ओके? उसके बाद देखते हैं हम क्या है? इज द डार्क साइड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नियर साइड, यस। तो देखते हैं द मेजर डिफरेंस बिटवीन द दो साइड की बात करें तो रिलेटिवली स्मूथर जो हमारी यू कैन से दैट नियर साइड है। अब नियर साइड है जो 60% आपको दिख रही है, अरे यार। सो ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ये एक्चुअली में जो साइड है ना, मैं अभी बात कर रहा था किसकी, आपकी नियर साइड की। तो ये स्मूथर भी है, ठीक है? भई स्मूथ इसलिए होगा कि 60% इसका भाग हमें दिख रहा है। उसके बाद इस पे देखिए लार्ज वोल्केनिक, अगर हम वोल्केनो की बात करें तो बड़े-बड़े वोल्केनो भी इस पे आते हैं एज़ कम्पेरेटिव टू द फार साइड। फार साइड पे इतने वोल्केनो नहीं है जितने कि आपके नियर साइड पे हैं, और ये 1000 किलोमीटर वाइड भी है एज़ कंपैरिज़न टू द फार साइड्स, ओके? और चंद्रयान 3 की बात करें, इसने आइडेंटिफ़ाई किया लगभग 2.5 किलोमीटर का एरिया है और जिसकी वाइड होगी, और आई थिंक लगभग 4.8 किलोमीटर लॉन्ग है। ये स्पॉट ऑफ 150 मीटर स्पेस दैट वुड बी कंड्यूसिव टू द सेफ डिसेंट्स। चाइना का चांग ई-4 लैंडर जो रिमेन्स था दैट ओनली वन टू हैव सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द फार साइड। तो फार साइड में जो चाइना का कौन-सा था? चांग ई-4 ये लैंडर था, ठीक है? ये दिस व्हीकल्स लैंडर्स ऑन द वॉन कारमान क्रेटर सिचुएटेड विदिन अ लगभग 25,000 किलोमीटर वायर क्रेटर कॉल्ड द साउथ पोल एटकिंसन बेसिन। अच्छा, अब हम जहाँ पे उतरे हैं देखिए वो लोकेशन तो आपको याद रखना है। नहीं, इतना इतना डीपली नहीं जाएगा आई थिंक, ठीक है? जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएँगे आपसे फार साइड, नियर साइड तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से फार नियर साइड जो होती है आपकी वहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटी होती है, वोल्केनो होती है, वो ज़्यादा हाइयर होती हैं एज़ कंपैरिज़न टू दी फार साइड्स, ओके? और डार्क साइड आप समझते हैं ये एक्चुअली मिस्टीरियस एंड वेरियस टोपोग्राफिकल फीचर्स हैं यहाँ पे, तो उनको हमें क्या करना है? एलिमिनेट करना है एंड उसके बारे में हमें जानकारी देनी है लोगों को। सो ये हमारी ड्यूटी रहेगी चंद्रयान 3 की, ओके? सो नाउ नेक्स्ट चलते हैं व्लादिमीर पुतिन टू स्किप G20 समिट इन न्यू दिल्ली। देखिए, अभी क्या हुआ है, चंद्रयान 3 का अगर मैं रसिया से थोड़ा-सा लिंक करूँ तो इनका लूना 25 था, ठीक है? लूना 25 जिसकी लॉन्चिंग डेट आई थिंक 10 अगस्त और लैंडिंग डेट 21 अगस्त, ठीक है? यानी कुल मिला के ये है कि आप ये कह सकते हैं कि 10 दिन में उनको पहुँचना था कहाँ पे? चाँद पे, हमसे पहले। और हम चल रहे हैं कब से? 14 जुलाई से, और हम पहुँचे कब हैं? 23 अगस्त को, ओके? बट इनको पहुँचना था कब? इनको पहुँचना था भैया यू कैन से दैट 10 दिन में, बट ये फेल हो गए, है ना? तो अभी क्या है ना कि हो सकता है कि G20 की जो समिट हो रही है सितंबर में,
तो व्लादिमीर पुतिन को थोड़ा-सा अजीब-सा लगे। आई थिंक इट्स मेरा पर्सनल आइडिया है, ये किसी का आइडिया नहीं है, मैं अपना पर्सनल आइडिया बता रहा हूँ कि हो सकता है इनको थोड़ा-सा डिफरेंट लगे, इसलिए ये जो है बट ऐसी बात नहीं है, ब्रिक्स की जो 15 अभी समिट चल रही थी, वहाँ भी ये प्रेज़ेंट नहीं हो पाए, ठीक है? व्लादिमीर पुतिन। तो आपको क्या करना है, जी-20 जो कंट्री है, उनको मैंने कल आपको याद कराने की कोशिश की थी, तो आप जी-20 एक बार देख लेंगे कि जूस विद रशियन गर्लफ्रेंड्स, अब मैं आईआईटी एसएससी सा हो गया, है ना? जूस मैंने अगर कहते हैं रशियन गर्लफ्रेंड के साथ पिया, तो अब मैं आईआईटी एसएससी सा हो गया। सो इट्स ए कमेंट्स एंड जोक्स एंड मेमोराइज़ द ट्रिक ऑफ द जी-20। सो ओके, आप उसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट चलते देखते हैं क्या है हमारे पास। बस जी-20 मिनिस्टर एग्री टू मैप ग्लोबल्स वैल्यू चेन्स लिंक एमएसएमई, ठीक है? सो अभी क्या है, देखिए जी-20 जो मिनिस्टर है ना, वो एग्री हुए हैं कि भई हम मैप करेंगे किसका ग्लोबल वैल्यू चेन का और लिंक करेंगे किसको, एमएसएमई को। सो देखते हैं क्या है, 3 की पॉइंट बनाए गए हैं इसके जी-20 के जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर, ठीक है? इन्होंने एग्रीमेंट किया है टू इश्यू विद द 3 की एनेक्सेशन। इनको सार है इनका, पहला ये है कि भई जितने भी जी-20 जेनेरिक फ्रेमवर्क हैं और इसके लिए जिनकी मैपिंग होनी है ग्लोबल वैल्यू के लिए, ग्लोबल वैल्यू चेन के लिए, और मेकिंग देम उनको मोर इंक्लूसिव बनाया जाएगा, सस्टेनेबल बनाया जाएगा एंड शॉक प्रूफ बनाया जाएगा। सेकंड हमारा एनेक्सेशन क्या है? सेकंड में ये है कि जो भी एमएसएमई में इंक्लूड होंगे या अमर्ज होंगे इकोनॉमिक, ठीक है? उनको ट्रेड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और थर्ड्स में क्या है? अबाउट द प्रिंसिपल, ये डिजिटलाइजेशन और ट्रेड डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। तो इसमें हम देखिए, मैं बताऊँ, ये ना बिज़नेस वाला पार्ट्स ऐसा होता है द हिंदू का कि इसमें से ज़्यादातर जो चीज़ें होती है ना, वो अपने लिए पढ़ने के लिए नहीं होती है, बट इसमें से हमें निकालना क्या है? एमएसएमई निकालना है। सो एमएसएमई मैंने आपको बता दिया कि 3 चीज़ें होंगी। कौन पार्ट्स करेगा, तो पार्ट्स करेगा क्या बेनिफिट्स मिलेगा, और उसके बाद ट्रेड डिजिटलाइज थर्ड एनेक्सेशन में किस तरीके से आपका डिजिटलाइजेशन की बात होगी। सो देखते हैं एमएसएमई क्या है। देखिए, यहाँ पे पहले एग्जिस्टिंग डेफिनिशंस इसकी जो थी, वो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, एमएसएमई, ठीक है? ये अगर इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी की बात करें और इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट में, तो अगर आप मान लीजिए इन्वेस्टमेंट इन प्लांट्स में करते हैं एंड मशीनरी में करते हैं, तो आपको लेस देन माइक्रो में लगभग 25 लाख रुपए से कम, और स्मॉल में आपका 25 लाख से ज़्यादा, और 5 करोड़ से कम, यू कैन सी दैट अप टू 5 करोड़, और 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक आपके ये हो जाएगा मीडियम में। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट में देखेंगे आप, तो ये लेस देन 10 लाख था, बट प्लांट और मशीनरी में आपका लेस देन कितना था, माइक्रो के लिए 25 लाख, ठीक है? उसके बाद ये सर्विस सेक्टर आपको देखिए, यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने पार्ट बाँट दिया है। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ये आपका सर्विस सेक्टर है। अब मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर में आप देख रहे हैं कि एज़ कंपैरिज़न टू द सर्विस सेक्टर, इसमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम तीनों में ही खर्चा कैसा है आपका, ज़्यादा है, ठीक है? और यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका स्मॉल में होगा 10 लाख और मोर, और अप टू कितना, 2 करोड़। इसी तरीके से 2 करोड़ से 5 करोड़ आपका रहेगा सर्विस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट ऑफ द मीडियम्स, ठीक है? अब न्यू प्लान्स क्या आया भैया? न्यू प्लान्स हमें देखना है, वो तो हमारा प्लान जो था वो चला गया। तो इसमें देखेंगे हम अ इन्वेस्टमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट टर्नओवर्स। तो देखिए, माइक्रो में आपको इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं आप, लेस देन 1 करोड़, और टर्नओवर आपका होना चाहिए लेस देन 5 करोड़, तो 1-5 आप याद रखेंगे, ठीक है? दूसरा, स्मॉल की बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए वो आपका 1 करोड़ और मोर देन, बट लेस देन 10 करोड़। इन्वेस्टमेंट आपका 1 करोड़ या उससे अधिक, बट वो 10 करोड़ से कम होना चाहिए। बट टर्नओवर की बात करेंगे तो वो 5 करोड़ या उससे अधिक, लेकिन 50 करोड़ से कम होना चाहिए। किसमें? स्मॉल में। मीडियम में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे आप, वो 10 करोड़ या उससे अधिक होगा, लेकिन 20 करोड़ से कम होगा। इसी तरीके से इनका जो टर्नओवर होगा वो 50 करोड़ से लेके, ठीक है? या उससे कम होगा, लेकिन 100 करोड़ से आपका कम होगा। सो अब आपको क्या याद रखना है कि देखिए, एमएस माइक्रो का आपका होगा 5, स्मॉल का आपका कितना हुआ? स्मॉल का आपका हुआ 50, और इसका कितना हुआ आपका 100। ये आपको याद रखना है। ये क्या है, आपका टर्नओवर है, ठीक है? तो टर्नओवर जो है लेस देन 5 करोड़, लेस देन आपका 50 करोड़, और लेस देन आपका 100 करोड़। ये आपका क्या है, टर्नओवर्स किसका? न्यू का। तो आपको इतना ज़रूर याद रखना है, ओके? नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्या है फिर हमारे पास पढ़ने के लिए। नेक्स्ट निकाल लेते हैं। चाइना, भूटान होल्ड फर्स्ट मीटिंग ऑन डिलिमिटेशंस ऑफ द डिस्प्यूट बाउंड्री। तो अब चाइना और भूटान क्या चाह रहे हैं कि भई जो भी डिस्प्यूट होते हैं बिटवीन द
बॉर्डर शेयर को लेके, तो उसकी चीज़ को भी समाधान कर लिया जाए। और इसी के रिगार्डिंग एक्चुअली में इसी वीक की बात है, फर्स्ट मीटिंग हुई थी इनकी, ठीक है? टेक्निकल टीम ऑफ द डिलिमिटेशन, ठीक है? इसमें डिस्प्यूट जो भी बाउंड्री को लेके हैं, उनको ऑफिशियली क्या किया गया, दोनों साइड से इसको सॉल्व करने की बात करी गई। और थर्सडे की बात थी, आई थिंक उस दिन आज क्या है? सैटरडे। तो थर्सडे की बात थी, लगभग जो 13th एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग हुई है, कहाँ पे? बीजिंग में, ठीक है? और इसमें जो इम्पोर्टेंट आउटकम ये निकल के आया, सेटिंग अप ऑफ द जॉइंट टेक्निकल टीम ऑन द डिलिमिटेशन ऑफ द चाइना एंड भूटान बाउंड्री, व्हिच हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे? ईजीएम 13th इन बीजिंग, ठीक है? उसके बाद इसमें और चीज समझने के लिए है हमारे पास, क्या देखिए, जो मीटिंग ये हो रही है, उन मीटिंग में यही है कि जो भी डिस्प्यूट इनका है बाउंड्री को लेके, अगर वो सॉल्व हो जाता है, देन और ज़्यादातर विवाद डोकलाम को लेके होता है, क्योंकि ये डिस्प्यूट एरिया है। और भूटान चाइना 1984 की बात थी, लगभग आई थिंक 24th राउंड बाज हेल्ड इन 2016, लगभग 24 इसकी मीटिंग हो चुकी हैं। और इस टॉक को लेके किसको, जो फोकस ऑन द डिस्प्यूट एरिया ऑफ द टू द भूटान के नॉर्थ एंड इट्स वेस्ट, तो भूटान के नॉर्थ और वेस्ट में पड़ता है क्या? ढोकलाम प्लेट्यू आपने सुना होगा। तो चाइना इस पे अक्सर अपना ज़्यादातर वो कहता है कि भई ये एक्चुअली में हमारा प्लेट्यू है। However, these have been stalled since 2016, especially after the 2017 Doklam stand-ups. ठीक है? सो इस पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गई है बिटवीन द टू कंट्रीज, चाइना एंड भूटान, ठीक है? एंड नेगोशिएशन की भी बात चल रही है, एंड एग्री टू expedite and take simultaneous step to implement the three step roadmap की बात चल रही है। सो 2 साल का गैप हो गया इनके बीच में, लगभग 2021 में इनकी एक मीटिंग हुई थी, तो आई थिंक्स उसके बाद 11th राउंड इनका हुआ था, 2023 में होना था, जनवरी में, ठीक है? लास्ट 2 राउंड्स हैव बीन हेल्ड इन रिलेटिव क्विक सक्सेशंस, ओके? सो ये डीलिमिटेशन की बात हो रही है, बाउंड्री को लेके है, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि भूटान के जो आपके अपने इंडिया के कितने बॉर्डर शेयर होते हैं। देखते हैं हम, ये बॉर्डर आप निकाल लेंगे, ठीक है? यहाँ पे आपका सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम अरुणाचल प्रदेश। तो आपके सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड असम एंड अरुणाचल प्रदेश, ये आपके भूटान के क्या है? बॉर्डर शेयरिंग स्टेट ऑफ द इंडिया। नाउ नेक्स्ट, अब हमारा लास्ट बचता है, जो हम एमसीक्यू की बात कर रहे थे, कि हम एक एमसीक्यू में जो भी टॉपिक लेके आएंगे उसको कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। और मुझे लगता है कि आप इसे यहाँ से पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको सिर्फ इसको रिवीजन करना रह जाएगा। और रिवीजन करना क्या है, एक बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने एमसीक्यू की एनालिसिस पर। सॉरी, उससे पहले हम देखते हैं रीथिंक द डायनामिक्स ऑफ द इंडिया फिजिकल फेडरलिज्म, इसको हम देखते हैं एक बार। देखिए, मैं बताऊं आपको इसमें क्या है भाई। अगर इंडिया के फिजिकल फेडरलिज्म की बात करें, इसके डायनामिक जो है उनको हमें रीथिंक करना चाहिए। सो देखिए, एक्चुअली में क्या है ना, बहुत से वेरिएशन आते रहते हैं। जैसे आपका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, तो इसमें अभी हमने देखा था कि जो ग्लोबल पॉवर्टी इंडेक्स में लगभग अपने आई थिंक कई मिलियंस पॉवर्टी लाइन से ऊपर आए, है ना? इसका रीजन ये भी था कि इंडिया ग्रो कर रहा है ना? और हम जो थर्ड इकोनॉमी की बात करते हैं वर्ल्ड्स में, उसकी तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। सो स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू की हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो ये रिड्यूस हुआ लगभग 0.268 से फ्रॉम द 2018, और ये 6.11 था 1991 में। तो इस तरीके से ये रिड्यूस हुआ। अच्छा, अब एक्चुअली में इसके रिड्यूस होने के कहीं भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे देखिए, आर्टिकल 246 इसको रिविजिट करने की बात है, और 7th शेड्यूल की, है ना? तो इसके फंक्शन एंड रिस्पांसिबिलिटी फॉर द वैरायटी ऑफ द रीजन्स। अच्छा, अब इक्विटी की बात करें तो शुड बी द ओवररीचिंग कंसर्न ऑफ द 16th जो फाइनेंस कमीशन है, एसजीआई, कुड बी कंसीडर एज अ स्ट्रांग कैंडिडेट इन ए हॉरिजॉन्टल कंट्रीब्यूशन टैक्स डिवोल्यूशंस। देखिए, इतना आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, आप इतना समझिएगा इसमें से कि एक्चुअली में जो फेडरलिज्म की अगर हम बात करते हैं, जो भी हमारा ग्लोबल यू कैन से दैट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, या उसमें जो भी वेरिएशंस आते हैं, तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे इंडिया में एक्चुअली में कोई भी पार्टी जो गवर्नमेंट्स होती है पोस्ट इंडिपेंडेंट टाइम से, वो परमानेंटली नहीं है, पार्टियां बदलती रहती हैं।
तो एक्चुअली में इंडिया जो है ना मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है? और जो नेचर है पॉलिटी का, सोसाइटी का, टेक्नोलॉजी का, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर का या डेवलपमेंट पैराडिज़्म की बात करें, ये एक्चुअली में सिग्निफिकेंटली क्या होता रहता है, ये चेंज होता रहता है, ओके? और दूसरा कारण क्या है दूसरा कारण ये भी है भई कि जो चेंजिंग डिस्पेंसन है, सेवरल पीस ऑफ द सेंट्रल, ठीक है? जैसे आपने मनरेगा है, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है या राइट टू चिल्ड्रन ऑफ फ्री एजुकेशन एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है या नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 से। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जो बर्डन इसका जो बर्डन होता है, वो इम्पोज़ कर दिया जाता है किस पे स्टेट पे। अब पार्टी कोई कुछ और है और वो पार्टी करना कुछ और चाहती है, बट उसका बर्डन इस तरीके से है कि वो उस चीज़ को उस इक्वल लेवल पे ना लेके कुछ यू कैन से दैट वो अप एंड डाउन होता रहता है। ठीक है? इसका कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता है कि हम जो बोरो करते हैं, ठीक है? जैसे आपने देखा होगा सॉरी, अगर हम शेड्यूल की बात करें, सॉरी थोड़ा-सा यहाँ पे आ जाइएगा। शेड्यूल 11 एंड शेड्यूल 12 की हम बात करें विद रिस्पेक्टली, इनमें से कुछ सब्जेक्टेड मैटर थे ऑफ द पंचायती राज के, ठीक है? इनको म्युनिसिपैलिटी जैसे स्टेट लिस्ट से लेके वो किसमें डाल दिया, सीधा कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया। तो जैसे आपने पढ़ा होगा कुछ जैसे वन थे, एजुकेशन था, इन चीज़ों को निकाल के स्टेट लिस्ट से किसमें डाल दिया गया, कंकरेंट लिस्ट में। तो बहुत सारे ऐसे कारणस हैं जो एक्चुअली में इंडिया के जो फिस्कल फेडरलिज़्म है, इनकी डायनामिक को रीथिंक करने के लिए हमें पॉइंट्स बताते हैं। अच्छा, उसके बाद देखते हैं हम क्या है। देखिए, अगर नियोजित अर्थव्यवस्था की बात करें हम, है ना? तो प्लान्ड इकोनॉमी की अगर हम बात करें, तो नियोजित अर्थव्यवस्था से बाज़ार में जो भी मध्यस्थ आर्थिक प्रणाली में बदलाव के साथ शुरुआत करते हुए, ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके भारत के राजकोषीय संवाद, यानी कि इंडिया जो फिस्कल फेडरलिज़्म है, ठीक है? इस पर अलग-अलग क्या पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है और इनकी ही हमें किसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है, ठीक है? अच्छा, थोड़ा-सा और देखने की कोशिश करते हैं इस आर्टिकल्स में और क्या बताने की हमें कोशिश की गई है। और ऑफ बजट बोरिंग की अगर बात करें ना, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो ज़्यादा गिल्टी है एज़ कंपैरिज़न टू दी स्टेट गवर्नमेंट। भई कारण क्या है? क्योंकि राजकोषीय घाटे की गणना के लिए केवल भारत की ही समेकित निधि के शेष पर विचार किया जाता है ना? और बाद-बाकी आप देख रहे हैं कि आपका जो एनएसएफ है, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स हैं फॉर द एक्स्ट्रा बजटरी फाइनेंस ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड सेंट्रल मिनिस्टर बाय वे ऑफ लोन नॉट रिफ्लेक्टेड इन यूनियन फिस्कल डेफिसिट। यानी कि जो ये एनएसएसएफ के जैसे सार्वजनिक खातों की वस्तुओं को बाहर रखा जाता है, कहाँ से? जबकि राज्यों को उधार लेने के की जगह प्रतिबंधित ऐसे अनुशासन से बच जाता है, संघ से बच जाता है। तो इस तरीके से हमें इस आर्टिकल्स में क्या है ना कि कई सारी एक्चुअली इंडिया में मल्टी पावर यू कैन से दैट पार्टी हैं, तो इस तरीके से ये वेरिएशंस आ जाते हैं, उनके हमें रिव्यू करने की आवश्यकता है ना? जो भी इसमें मध्यस्थता है। अब हम लास्ट देखते हैं हमारा जो बचा था, हम देखना है अब एमसीक्यू, ओके, सो देखते हैं, ओके, क्या है? भारत के इतिहास में थोड़ा-सा मैं एक बार और आपको पढ़ दे रहा हूँ, ये हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए, इंग्लिश में ना पढ़ दिया, क्या है? भारत के इतिहास में उलगुन अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में किस घटना का विवरण है? 1857 का विद्रोह, 1951 का मप्पिला विद्रोह, 1859 से 60 के नील विद्रोह का, 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा का विद्रोह। तो देखिए इसमें मैं बताऊँ आपको आंसर तो पता होगा कि भई इसका आंसर जो है डी है, बट आपको उसको थोड़ा-सा इसी के साथ रिवीजन कर लेना है। ये हमारे लिए गुड अपॉर्च्युनिटी होगी कि हमने साथ के साथ इसका क्या कर लिया, रिवीजन कर लिया। तो देखते हैं, थोड़ा-सा मैं बता दूँ आपको, बिरसा मुंडा की बात करें, तो बिरसा मुंडा एक्चुअली में ये ट्राइबल लीडर थे और फ़ोक हीरो थे, ठीक है? और इन्होंने एक्चुअली में कई सिग्निफिकेंट रोल किए, पर्टिकुलर ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी। अब इस क्वेश्चन को हम निकाल लेंगे डायरेक्ट, ठीक है? और ये 15 नवंबर 1875 को उलीहाटू, एक्चुअली में अभी जो झारखंड में पड़ता है, वहाँ पे ये बोर्न हुए, ठीक है? और ये मुंडा ट्राइबल से रिलेटेड थे। मुंडा ट्राइबल एक्चुअली में एक कम्युनिटी है, ठीक है? ओके। उसके बाद देखते हैं बिरसा मुंडा, इनको लीडिंग द मुंडा रिबेलियन के लिए जाना जाता है। आल्सो नोन एज़ उल्लूगन, देखिए यहाँ पे देखिए बढ़ दिया है उल्लूगन, ठीक है? उसके बाद है ग्रेट टेम्पलर्स, यू कैन से दैट महान उपद्रव। अगेंस्ट किसके, अब ये जो महान उपद्रव चला था वो किसके लिए चला था भाई, ये भी बता दूँ आपको, ये चला था आपका ब्रिटिश कॉलोनियन के लिए। और जो अप्रेस प्रैक्टिस जैसे लैंड लॉर्ड और मनी लॉन्ड्रिंग,
मनी लेंडर और लैंडलॉर्ड और जो ब्रिटिश थे ये क्या करते थे कि जो ट्राइबल लोग हुआ करते थे उनकी ज़मीन छीन लिया करते थे, ठीक है? या फिर मान लीजिए वहाँ पे वो अपने जो भी चीज़ बनानी हुआ करती थी, जैसे ब्रिटिश को फैक्ट्री बनानी है, तो जो ट्राइबल पीपल हैं उनको हटा दिया वहाँ से, फैक्ट्री बना ली या फिर मान लीजिए उनकी ज़मीन हड़प ली, तो ऐसी चीज़ चलती रहती। तो उसी के अगेंस्ट में ये वाला रिबेलियन था, मुंडा रिबेलियन जिसको चलाया गया था बिरसा मुंडा के द्वारा, ठीक है? तो अब तक हमने समझ लिया यहाँ तक, उसके बाद हम बात करते हैं इस रिबेलियन की हम बात करें, ये 1899 से लेके आपका 1900 के बीच कुछ चला था, ठीक है? यू कैन सी दैट 19th सेंचुरी वाज़ सेंटर्ड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू, बिहार एंड झारखंड में, ठीक है? कहाँ पर चला ये? बिहार एंड झारखंड में। ही वाज़ अ ये एक्चुअली में charismatic थे एंड विजनरी लीडर्स हू एडवोकेटेड फॉर द राइट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी। एक्चुअली में वो एक क्रिश्चियन स्कूल में जब पढ़े तो क्रिश्चियन स्कूल में किस तरीके से जब समझाया जा रहा था कि इस तरीके से ज़मीन है या इश्यू की वो है, तो तब उनको कुछ लगा कि ये गड़बड़ है, तो उन्होंने एक्चुअली में ये सब छोड़ के भी उसी कम्युनिटी में आ गए जिस कम्युनिटी में वो पैदा हुए। तो बिरसा मुंडा मूवमेंट वाज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ कॉल ऑफ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म यूनिटी अमंग ट्राइबल कम्युनिटी एंड रेजिस्टेंट ब्रिटिश। ठीक है, अब देखते हैं कुछ इसके एस्पेक्ट हैं मुंडा लाइफ के एंड उनकी कुछ विरासत है उनको देखेंगे हम। तो कल्चर रिवाइवल कल्चर पहली मिलती है हमें कल्चर रिवाइवल। तो बिरसा मुंडा एक्चुअली में ये रिवाइवल ऑफ द ट्राइबल कल्चर्स, ट्रेडिशंस, बिलीफ दैट बीइंग इरोडेड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। तो बिरसा मुंडा जो थे वो ये चाहते थे कि जो ट्राइबल कल्चर है उसको रिवाइवल किया जाए, ट्रेडिशन को, बिलीफ्स को, है ना? जिसको जो ब्रिटिश कॉलोनियन है उसको वो क्या कर रही है, इरोड कर रही है। और अदर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस यू कैन सी दैट मनी लेंडर्स एंड अदर्स। उसके बाद एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस। तो मुंडा रिबेलियन अंडर द बिरसा मुंडा ये लीडरशिप थी, ठीक है? बिरसा मुंडा की और मुंडा रिबेलियन के थ्रू जो कि एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस की बात करते थे। उसके बाद देखते हैं यूनिटी अमंग ट्राइबल्स। बिरसा मुंडा वर्क टू यूनिट डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप अंडर ए कॉमन केसेस, ठीक है? तो वो एक्चुअली में जितने भी ट्राइबल लोग थे उनको कलेक्ट करते थे और बताते थे कि किस तरीके से जो ब्रिटिश हैं वो हमारे ऊपर हमारी जो प्रॉपर्टीज है या जो फॉरेस्ट है उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है? उसके बाद हम पे वो कब्ज़ा कर लेंगे। सो ही एम टू क्रिएट ए कलेक्टिव फ्रंट अगेंस्ट द सोशियो इकोनॉमिक इनजस्टिस फेस्ड बाय द ट्राइबल कम्युनिटी। यानी कि जो भी ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा इनजस्टिस किसका सोशल इकोनॉमिक का फेस किया जा रहा था, उसके लिए वो क्या करना चाहते थे कलेक्टिव फ्रंट चाहते थे फॉर ऑफ द ट्राइबल्स। अच्छा उसके बाद रिलीजियस मूवमेंट की बात करेंगे, तो बिरसा मुंडा की बात करते हैं हम, देखिए यहाँ पे, तो बिरसा मुंडा मूवमेंट हैज़ अ रिलीजियस एस्पेक्ट विद फोकस बिलीफ सिस्टम। क्या? बिरसट, ये आपको याद रखना है, बिरसट। उलगन तो आपने याद रख लिया, बिरसत अवार आपको रखना है कि ये बिरसा मुंडा से रिलेटेड है, ओके? दिस बिलीफ सिस्टम कंबाइंड एलिमेंट ऑफ द ट्राइबल, स्पिरिचुअल एंड क्रिश्चियनिटी। इसमें आपके ट्राइबल, स्पिरिचुअल एंड क्रिश्चियनिटी थी और इनका जो रिफ्लेक्ट था वो अटेम्प्ट टू क्रिएट डिस्टिंक्ट रिलीजियस आइडेंटिटी ऑफ द पीपल्स। उसके बाद लेगेसी इनकी विरासत की बात करेंगे, तो बिरसा मुंडा लेगेसी जो थी वो बियॉन्ड हिज लाइफ टाइम्स, ठीक है? हिज एफर्ट्स पेव्ड द वे ऑफ द रिकॉग्निशन ऑफ ट्राइबल राइट्स, सोशल जस्टिस। उनका जो मेन वर्क था वो सोशल जस्टिस का था, ट्राइबल राइट का था एंड एम्पावरमेंट ऑफ द मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी इन इंडिया, ठीक है? और जो उनके आइडिया थे वो हैव द कंटिन्यू टू इंस्पायर वेरियस ट्राइबल एंड इंडिजिनस मूवमेंट अक्रॉस द कंट्री। भाई सीधी-सी बात है जो अपनी जात और कास्ट के लिए लड़ेगा तो लोग उसको वैसे भी याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं बिरसा मुंडा लाइफ वाज़ ट्रेजिकली कट शॉर्ट कट शॉर्ट व्हेन ही पास्ड अवे इन 9 जून 1900। तो 9 जून 1900 को उसकी उनकी डेथ हो गई व्हाइल इन ब्रिटिश कस्टडी। तो ब्रिटिश कस्टडी में ही उनकी क्या हुई थी? डेथ हुई थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है? डिस्पाइट हिज रिलेटिवली शॉर्ट लाइफ, हिज इम्पैक्ट बहुत ही कम जीवन मिला उन्हें, ठीक है? और आप देख रहे हैं कि हिज इम्पैक्ट ऑन इंडिया हिस्ट्री पर्टिकुलर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्राइबल मूवमेंट एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द कॉलोनियल एंड रिमेन सिग्निफिकेंट। सो अब मैं आपको थोड़ा-सा इसमें बताने की कोशिश करूँगा कि उलगुन के बारे में अब आपने पढ़ लिया कि एक्चुअली में ये महान उपद्रव था, जो कि बिरसा मुंडा के द्वारा चलाया गया, ठीक है? और ये 19वीं सदी का मूवमेंट था, यू कैन से दैट। और इस मूवमेंट की एक खास बात और थी कि ये मूवमेंट जितनी भी ट्राइबल रहती हैं इन ऑल ओवर द कंट्री, उनको भी एक अच्छा ज्ञान देके गया कि किस तरीके से हमें अपने जो भी ट्राइबल कम्युनिटी है उनको किस तरीके से बचाव करना चाहिए, है ना? और अगर ऐसे कोई इश्यू आते हैं तो उनको कैसे फेस करना चाहिए, ये सारी जानकारी हमें मिली किससे जो बिरसा मुंडा द्वारा चलाया गया महान उपद्रव उसके द्वारा, ठीक है? सो इसमें देख रहे हैं आप देखिए सीधा-सीधा आपका उलगुन वर्ड मिला था, तो उलगुन तो एक्चुअली में इसमें तो होगा नहीं। मपिल्ला में है ही नहीं, नीलभद्रों में है नहीं, तो आपको सीधा आंसर क्या हो गया? बिरसा मुंडा, ओके? सो आंसर आपका क्या हुआ? बिरसा मुंडा, क्लियर है?
तो मैं आपको बता दूँ कि क्या होता है ना कि जब हम इस टाइप के टॉपिक को रिवीजन करते हैं, अब क्या करेंगे जो भी मेंस लिखना चाह रहे हैं, तो वो इस पर्सनैलिटी को एक बार पर्सनैलिटी में भी आ जाएगा, ये मैं बता दूँ आपका, ये पर्सनैलिटी में भी आपका चला जाएगा, ठीक है? तो आप उसमें भी इसको एक बार देख सकते हैं। तो पर्सनैलिटी में आपके लिए क्या करना है कि जैसे कुछ इनके जो की एस्पेक्ट्स हैं बिरसा मुंडा लाइफ और लेगेसी के, उनको देख लेंगे। जैसे आपका कल्चर रिवाइवल है, एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस है, यूनिटी अमंग द ट्राइबल्स है, रिलीजियस मूवमेंट है, लेगेसी है। तो ये हिंदी में भी अगर आप निकालना चाहें तो बहुत ईज़ी हो जाएगा, है ना? क्या उनके कल्चर रिवाइवल थे, यू कैन से सांस्कृतिक उनको उत्थान की बात कर रहे थे, एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस की बात करते थे, यानी कि जो ब्रिटिश के विरोधाभास की बात थी। यूनिटी अमॉन्ग ट्राइबल्स है ना कि यानी कि जो ट्राइबल पीपल हैं वो एक साथ इकट्ठे रहें और रिलीजियस मूवमेंट की बात करी गई है ना किस तरीके से जो धार्मिक मूवमेंट है वो उसकी बात करी गई तो उनका विरसत जो है धार्मिक मूवमेंट था। उसके बाद बात करते हैं हम लेगेसी उनकी विरासत की बात करते हैं क्या है वो वही सोशल जस्टिस और ट्राइबल राइट्स हैं उनको हमें बचा के रखना है ठीक है। तो इस तरीके से आप मेंस को भी इसको यहाँ से उठा सकते हैं क्योंकि मैंने इसको इतना अच्छी तरीके से आपका कंपाइल करने की कोशिश की है कि आप इसको इजीली बना सकते हैं ओके। सो आज हम अपने सेशन को यहीं देखते हैं और देखिए मैं आपको पीसी के बारे में थोड़ी-सी जानकारी दे दूँ। अपनी पीसी जो आती है ना प्रीलिम्स करंट वो आपकी मिलती है कंप्लीट पैकेज ऑफ द आपका रहता है इंडियन एक्सप्रेस एंड पीआईबी एंड यू कैन से दैट द हिंदू इन तीनों का कंपाइलेशन होता है तब जाके आपकी पीसी बनती है। तो आप क्या करेंगे कि कल आपकी पीसी कंपाइलेशन आने वाली है, कल संडे है तो पीसी कंपाइलेशन आपकी 7 डेज़ की होगी। जो भी मैप आपके न्यूज़ में रहेंगे, उन मैप को मैं कराने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है? और थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ अभी ये जो अपना एडिटोरियल है ना, मैं उसको सिर्फ़ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ही पढ़ा रहा हूँ। अभी मेंस मैंने स्टार्ट नहीं किया है, तो क्या होगा कि जब आप स्लो-स्लो मोशन में देखिए हम पिछले 2 महीने होने वाले हैं। आज हमें 2 महीने हो गए, कंप्लीट 2 महीने हो गए हैं हमारी वीडियो को यूट्यूब पे आते हुए। तो इसमें हमने ये चीज़ सीखी कि किस तरीके से हम स्लो-स्लो मोशन में पहले एडिटोरियल के लिए बढ़े, उसके बाद फिर हम आपका यू कैन से दैट ब हमने उसको स्टार्ट किया, थोड़ा-सा प्रीलिम्स फिर कनेक्ट करने की कोशिश की मेंस से, जो भी आर्टिकल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो उसको तो हम सॉल्व करते ही हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और है, मैं आपको बता दूँ, तो जो पीसी कल आपका आएगा, तो पीसी की वीडियो आपको अर्ली इन द मॉर्निंग मिलेगी, है ना? तो आप क्या करेंगे कि उस पीसी का जो कंपाइलेशन होता है, उसको आप देख लेंगे और मैं कोशिश करूँगा आपका मंथली कंपाइलेशन लाने की। तो मंथली कंपाइलेशन में क्या होगा, आपका लमसम मेरे हिसाब से 2 ढाई घंटे की वीडियो होगी और कंप्लीटली अगर अगर आप उसे देख लेंगे पीसी को, तो मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा कुछ पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। रीज़न ये है कि भई सीधी-सी बात है, हमारा पीआईबी, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस हमारा कंप्लीट होता जा रहा है और डाउन टू अर्थ से भी मैं कई बार ऐसा होता है देखिए, मैं आपको बता दूँ कई बार मैं ऐसी कुछ स्कीम जो डाउन टू अर्थ में होती है, उनको भी मैं पुट करने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपकी कोई भी चीज़ छूट ना जाए, ओके? तो आप इस चीज़ पे विशेष ध्यान देंगे, किस तरीके से आपको करना है। और आपसे यही है कि देखिए क्वेश्चन का जो मैं जवाब पूछता हूँ आपसे, आज मैंने आपसे पूछा है कि आप मुझे चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का जो लॉन्चिंग डेट है और उनका यू कैन से दैट लॉन्चिंग व्हीकल्स है, उनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। इट्स योर ड्यूटी, ओके? सो और थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ कि देखिए अब मैंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया, अगर आपको बेटर लग रही है देन कमेंट इन बॉक्स। आप मुझे कमेंट में बताएँ कि सर ये ज़्यादा बेटर है या पहले वाला ज़्यादा सही था, ठीक है? उसको मुझे ज़रूर बता दें कि सर ये ज़्यादा बेटर है या पहले वाला ज़्यादा बेटर था। और मैं इसको और एनहांस करने की कोशिश करूँगा और बेटर करने की कोशिश करूँगा और कोशिश यही करूँगा कि आपका इससे क्वेश्चन जो है ना, आप इसको जो टॉपिक है आपका वो रिवाइज़ हो जाए कंप्लीटली, ठीक है? तो हमने कंप्लीटली देख लिया किस तरीके से, ओके? सो हम अपने सेशन को आज यहीं रोकते हैं, ओके? थैंक यू सो मच। और एक चीज़ और जाते-जाते, इस फिगर को आप ज़रूर एक बार देख लेंगे। वुमेन पार्टिसिपेट ये वाला जो है ना आपका ला दार्चा फेयर, थोड़ा-सा इसको गूगल करके देख लेंगे किस तरीके से ये वुमेन जो है ना रस्सी को खींच रही हैं। तो इसको एक बार आप गूगल करके देख लेंगे ना, तो मुझे लगता है कि इस टाइप का और कोई फेयर होगा ना तो वो आपके माइंड में फीड हो जाएगा कि यार इस तरीके से हमने हिमाचल में देखा था कि कुछ जो है गर्ल्स थी, वो रस्सियाँ वहाँ पे खींच रही थी। आप हिंदी में हम लोग तो इसको रस्सा-कसा बोलते हैं ना, रस्सा-कसा है ना कि रस्सी को खींचना इधर-उधर। तो उस टाइप का ये है। तो इसको एक बार देख लेंगे आप, तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट हो ही जाएगा। कई बार क्या होता है ना कि कई बार ऐसा हो जाता है, मैं आपको बता दूँ कि जब क्वेश्चन बनता है यूपीएससी में, तो जो फ्रंट पेज का आपका यू कैन से दैट फिगर रहता है या जो चित्र रहता है, तो वहाँ से वो उठाने की पूरी-पूरी कोशिश करता है आपके क्वेश्चन्स को, ओके? जैसे कि मैंने एक और बताया था आपको कालबेलिया डांस, याद हो शायद आपको, मैंने पढ़ाया था आपको, कालबेलिया डांस मैंने आपको पढ़ाया था। कालबेलिया। तो आप क्या करेंगे, ये आपका राजस्थान का था, ठीक है? और आई थिंक इसमें एक
वुमेन्स को दिखाया गया था कि जो अच्छी तरीके से कपड़े पहन के डांस कर रही थी, है ना? और इसी तरीके से जब क्या होता है ना कि जब हम इन फिगरों को देखते रहते हैं ना, तो बहुत सी चीज़ें माइंड में हो जाती हैं। और उस टाइम मैंने आपका कालबेलिया डांस को कंप्लीटली फ़ोक डांस और क्लासिकल डांस के थ्रू भी मैंने उसको कराया था, ओके? सो आज हम अपने सेशन को यहीं रोकते हैं। थैंक यू सो मच, और कंटिन्यू to memorize of your UPSC prelims syllabus and the main syllabus, and start your journey with this video. Okay, thank you.